Hello students, my name is Eva Akhtar. I am your chemistry faculty and today I am gonna teach you chemical reactions and equations which is the chapter of class 10th science. So let's start the video. Okay. So first of all आपको कोई भी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले नोट्स प्रिपेयर करने हैं. ओके यानी कि आपको कॉपी और पेन साथ ले लेना है. जैसे जैसे मैं आपको सिखाऊंगी आपको सब कुछ नोट डाउन करना है और एक प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करने हैं. ओके स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज केमिस्ट्री. ठीक है, अब केमिस्ट्री के बारे में समझते हैं. हमारे अराउंड सब तरफ केमिस्ट्री है. अब डेफिनेशन देख लेते हैं. केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद प्रॉपर्टीज, composition and structure of substances. क्या बेटा क्या बोला मैंने बोला है अभी chemistry is the branch of science which deals with the properties, composition and structure of सब्सटेंसेस. यानी कि केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं बेटा, केमिस्ट्री में हम सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं. साथ ही हम पढ़ते हैं उसकी कॉम्पोजिशन के बारे में. जैसे कि आप रिएक्टेंट्स रिएक्ट करवाते हैं, है ना, तो कितनी परसेंटेज में आपने उस रिएक्टेंट को लिया है, कितने अमाउंट में लिया है. ठीक है, और उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की स्ट्रक्चर के बारे में भी हम केमिस्ट्री के अंदर सीखते हैं या पढ़ते हैं. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मीथेन. अब मान लीजिए आपको मीथेन के बारे में पता करना है ना, तो केमिस्ट्री में मीथेन का फॉर्मूला आप लिखते हो CH4. तो आपको पता चल गया कि मीथेन क्या है, एक गैस है जो कि जिसका फॉर्मूला होता है CH4. अगर हम उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बनता है. ठीक है, तो हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, कंपोजिशन को पढ़ते हैं और सब्सटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं. अब आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर. देखिए डे टू डे लाइफ में क्या होता है, हमारे अराउंड बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं बट हमें पता ही नहीं होता है कि कब कौन सा चेंज फिजिकल चेंज अकर हो गया और कौन सा केमिकल चेंज अकर हो गया. तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जो कि 9th क्लास का टॉपिक है बट मैं आपको बेसिक से ही पढ़ाऊंगी. ओके, तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि कैसे फिजिकल चेंज अकर होता है और कैसे केमिकल चेंज अकर होता है. चलिए कुछ डेली लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि केमिकल चेंज कब होता है और फिजिकल चेंज कब होता है. फर्स्ट हमारा एग्जांपल है कटिंग ऑफ फ्रूट्स, सेकंड है रस्टिंग ऑफ आयरन, थर्ड है हमारा ब्रेकिंग ऑफ ग्लास एंड लास्ट फोर्थ है हमारा बर्निंग ऑफ मैचस्टिक. ठीक है, चलिए अब ये हमारे पास 4 एग्जाम्पल हैं बट हमें ये नहीं पता है कि इन चारों में से फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल कौन सा है और केमिकल चेंज का एग्जाम्पल कौन सा है. चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से. चलिए केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में हम डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू. देखिए यहाँ पर आपको इमेज दिख रही है, यहाँ पर एक एप्पल है जिसको हमने सेंटर से कट किया हुआ है. राइट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कटिंग ऑफ फ्रूट, यानी कि आप फ्रूट को कट कर रहे हो. दैट मीन्स आपके पास एक एप्पल था जिसको आपने सेंटर से कट कर दिया. राइट, सेंटर से कट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है. ठीक है, यानी कि जब आपने उसको सेंटर से कट किया तो एप्पल के 2 पीसेस हो गए, है ना. एप्पल के 2 पीसेस हो गए तो यहाँ पर सिर्फ इसकी साइज और शेप में चेंज आया है. ऑब्वियसली एप्पल जो है गुआवा या ऑरेंज तो बन नहीं जाएगा कट होने के बाद, है ना. यानी कि एप्पल कट होने के बाद भी एप्पल ही है, इसीलिए क्या है बेटा, एक फिजिकल चेंज है. यानी कि सिर्फ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही चेंज आया है, शेप और साइज में चेंज आया है, सब्सटेंस चेंज नहीं हुआ है. ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पर. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ब्रेकिंग ऑफ ग्लास. ठीक है, यहाँ पर
कांच टूट रहा है, जैसे ही हमने हैमर से फोर्स अप्लाई किया तो यहाँ पर ये कांच ब्रेक हो रहा है। ठीक, अब देखिए कांच था, कांच पर फोर्स अप्लाई किया, कांच टूट गया, लेकिन कांच टूटने के बाद भी तो कांच ही है, क्या वो कोई और सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ? नहीं हुआ, इसलिए ये भी क्या है? एक फिजिकल चेंज है। तो बच्चों ये क्या है? एक फिजिकल चेंज है। और इससे पहले जो हमने एप्पल वाला एग्जाम्पल पढ़ा वो भी एक फिजिकल चेंज है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, जो कि है रस्टिंग ऑफ आयरन। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए, जब आप आयरन को मॉइस्चर के कांटेक्ट में खुला छोड़ देते हैं, यानी कि जब आप आयरन को एक्सपोज कर देते हैं एयर में, तो क्या होता है? आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe। ठीक, अब आयरन रिएक्ट करता है किसके साथ? मॉइस्चर के साथ, राइट? आयरन किसके साथ रिएक्ट करता है? मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है। और मॉइस्चर में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है और H2O वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक, तो जब आयरन रिएक्ट करता है मॉइस्चर के साथ तो ये बनाता है रस्ट, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.X रस्ट। ठीक है, यानी कि Fe2O3.X क्या है? आपका रस्ट, यानी कि रस्टिंग का फॉर्मूला है। अगर आप इसका केमिकल नेम लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे? हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। आयरन थर्ड हमने यहाँ इसलिए लिखा है, इसकी वैलेंसी है थर्ड ऑक्साइड। ठीक है, तो ये इसका केमिकल नेम हो गया। ठीक है, यानी कि अब आपको पता चल गया कि जब आप आयरन को एक्सपोज करते हो एयर में तो क्या होता है? उसमें रस्टिंग, कुछ टाइम के बाद उसमें रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। वो धीरे धीरे ब्राउनिश कलर का सब्सटेंस बनाना शुरू कर देता है, जिसको आप क्या कहते हो? रस्ट कहते हो। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है? ये हमारा एक केमिकल चेंज है। ठीक है, सो ये हमारा है केमिकल चेंज। ओके, चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा बर्निंग ऑफ मैच स्टिक। आपने सब ने देखा होगा कि मैच स्टिक कुछ इस तरीके से बर्न होती है। मैच स्टिक जब आप लेकर आते हो तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है मैच बॉक्स और दूसरा होता है मैच स्टिक। ठीक है, तो हम दोनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैच बॉक्स के बारे में। अब मैच बॉक्स क्यों रिक्वायर्ड है? मैच बॉक्स इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि यहाँ पे रबिंग सरफेस होती है, राइट? और यहाँ पे जो ये रबिंग सरफेस होती है, इसमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे कुछ सब्सटेंस लगा होता है। ठीक है, यहाँ पर रबिंग सरफेस होती है और रबिंग सरफेस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पर पाउडर्ड ग्लास यानी कि पिसा हुआ कांच। और क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? यहाँ पे प्रेजेंट होता है फॉस्फोरस। ठीक है, यानी कि जो मैच बॉक्स होता है उसकी जो रबिंग सरफेस होती है वो किसकी बनी होती है? पाउडर्ड ग्लास की और फॉस्फोरस की। ठीक है, अब आ जाते हैं हम मैच स्टिक पर। ठीक है, मैच स्टिक कुछ इसी तरीके से दिखाई देती है। तो जो लोअर पार्ट है वो किसका बना होता है? वुड का बना होता है, यानी कि लकड़ी का बना होता है। ठीक है, और जो अपर पार्ट है वो किसका बना होता है मैम? वो बना होता है पोटेशियम
क्लोरेट। किसका बना होता है बच्चों? पोटेशियम क्लोरेट का बना होता है, प्लस इसमें होता है एंटीमनी ट्राइसल्फेट, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, सॉरी, ठीक है। तो मैच स्टिक में क्या प्रेजेंट होता है? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट, ठीक। और इसको इस पे स्टिक करने के लिए ग्लू का यूज़ किया जाता है। अब बात ये आती है कि मैम ये फिजिकल चेंज है या फिर ये केमिकल चेंज है, हम तो यही पता करने वाले हैं ना, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसे ही आप इस मैच स्टिक को इस मैच बॉक्स की रबिंग सरफेस पर रब करते हो तो क्या होता है? केमिकल रिएक्शन अकर होती है। सबसे पहले यहाँ पे क्या लगा हुआ है? हमारा रेड कलर का फॉस्फोरस लगा हुआ है, रेड फॉस्फोरस, ठीक है। रेड वाला फॉस्फोरस लेस हार्मफुल होता है एज कंपेयर टू वाइट फॉस्फोरस, इसलिए यहाँ पे रेड फॉस्फोरस का यूज़ किया जाता है ताकि फैक्ट्री में जो लोग वर्क कर रहे हैं उनके लिए ये ज़्यादा हार्मफुल ना हो। तो रेड फॉस्फोरस, रेड कलर का फॉस्फोरस सबसे पहले कन्वर्ट हो जाता है किसमें? वाइट कलर के फॉस्फोरस में, ठीक है। रेड कलर का फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है जब आप यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट करते हो, और ये जो पाउडर्ड ग्लास है ये फ्रिक्शन जनरेट करने में आपको और ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। अब क्या हुआ? रेड फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो गया, ठीक। अब मैं केमिकल रिएक्शन यहाँ लिख देती हूँ। तो यहाँ पर जो फॉस्फोरस है वो रिएक्ट करता है पोटेशियम क्लोरेट के साथ, जिसका फॉर्मूला है KClO3, ये है हमारा पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। और ये रिएक्ट करके बनाता है पोटेशियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड एंड P2O5 डाइफॉस्फोरस पेंट ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे ये कंपाउंड्स बनते हैं। अब आप बोलोगे मैम एंटीमनी ट्राइसल्फेट का क्या हुआ? तो एंटीमनी ट्राइसल्फेट, अब देखिए यहाँ पे जो KClO3 है ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो KClO3 रिएक्ट करता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड से, ये एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का फॉर्मूला है, और रिएक्ट करके बनाता है KCl प्लस एंटीमनी ऑक्साइड, यहाँ पे एंटीमनी ऑक्साइड बनता है, प्लस साथ में यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस रिलीज होती है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि जो बर्निंग ऑफ मैच स्टिक है ये क्या है? हमारा एक केमिकल चेंज है। वेरी गुड, ओके। तो अब हम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को अच्छे से समझ चुके हैं, तो चलिए इसके डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले नो न्यू सब्सटेंस और प्रोडक्ट इज फॉर्म। यहाँ पर जब फिजिकल चेंज हो रहा था तब कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा था, लेकिन केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बन रहा था, ठीक है। जैसे ही आपने आयरन को एक्सपोज किया था एयर में तो क्या हुआ था? रस्ट बन रहा था, यानी कि आयरन एक अलग सब्सटेंस है और जो रस्ट बना है वो एक नया सब्सटेंस है जिसको आप प्रोडक्ट कहते हो। लेकिन जब आपने एप्पल को कट किया था तब कोई नया सब्सटेंस नहीं बना था, ठीक है। ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंजेस, यानी कि यहाँ पे सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज होती है, और यहाँ पे जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी फिजिकल और केमिकल दोनों ही प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस, यानी कि जो प्रीवियस रिएक्टेंट था उससे बिल्कुल ही डिफरेंट सब्सटेंस बनकर आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दीज आर टेम्परेरी चेंजेस। ये चेंजेस कैसे हैं? टेम्परेरी है। मान लो कि आप आइसक्रीम लेकर आए और आपने आइसक्रीम को थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पर रख दिया, आपने सोचा अभी थोड़ी देर से खाएंगे हम इसको, ठीक है। तो क्या होगा? आइसक्रीम पिघल जाएगी, है ना,
तो आप क्या करोगे, आप उसको फ्रीज़र में रख दोगे और वो फिर से फ्रीज़ हो जाएगी, यानी कि फिर से वैसी हो जाएगी जैसे कि आप मार्केट से लेकर आए थे। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है, एक टेम्परेरी चेंज है। वो कुछ देर के लिए पिघली थी, लेकिन आपने जब फिजिकल मेथड अप्लाई किया, जब आपने सिंपल फिजिकल मेथड अप्लाई किया, तो आप उसको रिवर्स कर सकते हो। लेकिन केमिकल चेंज में ऐसा नहीं होगा। केमिकल चेंज में अगर आप फिजिकल मेथड अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपका वो सब्सटेंस बनकर नहीं आएगा। जैसे अगर हम एग्जांपल लें C+O2 इट गिव्स CO2। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन यानी कि लकड़ी बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से अब लास्ट एक यहाँ पे पॉइंट देख लेते हैं, नो एनर्जी इज प्रोड्यूस। यहाँ पे कोई एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है, यहाँ पे तो फिजिकल चेंज हो रहा है, यहाँ पे तो शेप और साइज चेंज हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें या तो एनर्जी देनी पड़ रही है या फिर ये एनर्जी रिलीज कर रहा है। अगर आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो हीट, सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जांपल्स देख लिए थे इसके, एक बार फिर देख लेते हैं इसके एग्जांपल्स। कटिंग ऑफ फ्रूट, मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, ये फिजिकल चेंज के एग्जांपल्स हैं, और रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ वुड, ये केमिकल चेंज के एग्जांपल्स हैं। चलिए अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन सबसे मेन टॉपिक है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अभी तक हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में समझा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन। द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि क्या होगा, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेंगे, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके कोई नया सब्सटेंस बनाएंगे। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके कोई नया सब्सटेंस बनाएंगे जिसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल ही डिफरेंट होगी किससे, जो आपने रिएक्टेंट लिए थे उससे। चलिए अब इसको एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे सबसे इजीएस्ट एग्जांपल मैंने लिया है हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन। जब आप ऑक्सीजन गैस के साथ कराएंगे तो यहाँ क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा, राइट। अब इसे हम एटम्स की फॉर्म में समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन H2। अब देखिए हाइड्रोजन के कितने एटम है हमारे पास, 2 एटम है। तो हमने यहाँ पे 2 ब्लू कलर की बॉल्स बनाई है हाइड्रोजन की। क्लियर है सबको। उसके बाद ऑक्सीजन के भी हमारे पास कितने एटम है बेटा, 2 एटम है। यानी कि हम क्या बनाएंगे, 2 बॉल्स बनाएंगे ऑक्सीजन के लिए। ठीक, अब जैसे ही हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगी, रिएक्ट कब करेगी, जब आप यहाँ पे कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। यानी कि जब तक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को आप एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा, तब तक हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये जो बॉल ली है, अब हमने इसको बॉल की तरह इसलिए लिया है क्योंकि एटम को हमेशा एक स्फेयर की तरह कंसीडर किया जाता है, स्फेरिकल ही लिया जाता है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस ने ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया और रिएक्ट करके क्या बनाया, क्योंकि ये रिएक्ट कर रहे हैं इसलिए ये दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं, है ना। अब रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। देखिए मॉलिक्यूल क्या बन रहा है, H2O, यानी कि H2, 2 हाइड्रोजन की बॉल्स होनी चाहिए। हाइड्रोजन की बॉल्स कैसी है, 2 हाइड्रोजन की बॉल्स ब्लू कलर की है, तो 2 ब्लू कलर की बॉल्स आ गई और एक ऑक्सीजन की बॉल आ गई वाइट कलर की। ठीक है, तो क्योंकि अब देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन की बॉल का साइज है वो लार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन का एटम बड़ा होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है, तो उसका एटम छोटा होता है, जबकि ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए उसका एटम थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, अब जैसे ये रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करके क्या बनाएंगे बेटा, ये प्रोडक्ट बनाएंगे।
अब क्योंकि ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो इसलिए आप इन्हें क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स कह रहे हैं। द सब्सटेंसेस विच आर पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें आप क्या कहते हो, रिएक्टेंट कहते हो। और ऐसे सब्सटेंसेस जो न्यू सब्सटेंसेस हैं विच इज़ फॉर्म्ड बाय रिएक्टेंट, जो कि रिएक्टेंट के जुड़ने से, रिएक्ट करने की वजह से बने हैं, उन्हें आप क्या कहते हो, प्रोडक्ट कहते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम केमिकल इक्वेशन पे। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी कि आपको सिंबल्स की फॉर्म में केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन की फिजिकल स्टेट गैसियस है, क्लोरीन भी एक गैस है, और सब्सटेंस यहाँ पे जो रिएक्शन हुई है, रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बना है वो भी गैसियस फॉर्म में ही बना है, वेपर की फॉर्म में बना है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? सब बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं जो मैम पढ़ा रही है? वेरी गुड। ठीक है, अब आ जाते हैं हम केमिकल इक्वेशंस के टाइप पर। देखिए, अब केमिकल इक्वेशन दो टाइप की हो सकती है, दो तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। या तो वो आपको डायरेक्ट ही वर्ड इक्वेशन लिख कर दे देगा और फिर आपको बोलेगा कि इसकी सिंबल इक्वेशन यानी कि केमिकल इक्वेशन लिखकर बताओ और उसे बैलेंस करो। ठीक है, या फिर वो सिंबल इक्वेशन लिखकर दे देगा और डायरेक्ट बोलेगा कि इसे बैलेंस करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं वर्ड इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन क्या होती है? जब भी आप केमिकल रिएक्शन को ब्रीफली एक्सप्लेन करते हो इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, यानी कि जब आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को लिख देते हो वर्ड्स की फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है जिसमें सोडियम की रिएक्शन हमने वाटर के साथ कराई है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्शन हुआ है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है या रिलीज हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रिएक्टेंट्स को भी वर्ड्स की फॉर्म में लिख दिया और प्रोडक्ट्स को भी हमने वर्ड्स की फॉर्म में लिख दिया। तो ये है हमारी वर्ड इक्वेशन। अब आ जाते हैं सिंबल इक्वेशन पर। सिंबल इक्वेशन के अंदर हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं या फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो भी सब्सटेंस यूज़ हो रहा है उसके फॉर्मूला यानी कि केमिकल फॉर्मूलाज का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी जो वर्ड इक्वेशन में हमने एग्जांपल लिया था उसी को हमने सिंबल की फॉर्म में यहाँ पे शो किया है कि सोडियम का सिंबल है Na और इसकी रिएक्शन जब आपने वाटर H2O के साथ करवाई है तो यहाँ पर प्रोडक्ट बना है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोजन गैस H2 गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। जब सोडियम रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, सोडियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो आपको पता चल गया होगा कि जो सिंबल इक्वेशन है वो मोर कन्वीनियंट है, टाइम सेविंग है, जल्दी से आप लिख देंगे रिएक्शन। अगर आपको ये बोलेगा कि रिएक्शन लिखकर बताओ तो आप फटाफट से सिंबल्स की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर देंगे, है ना। तो ये एक इजी मेथड है, जबकि वर्ड इक्वेशन में आप मास कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, है ना, और इंफॉर्मेटिव भी नहीं होगा अगर आप वर्ड इक्वेशन लिखोगे तो। इसलिए सिंबल इक्वेशन क्या है, एक बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि आपने अभी ये रिएक्शन को समझा, अब यहाँ पर सोडियम जो मेटल है उसको वाटर के अंदर पुट कर दिया। अब जैसे ही सोडियम मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ब्लास्ट होगा, उसमें से हीट रिलीज होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन। अभी हमने केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा। केमिकल इक्वेशन या तो वर्ड इक्वेशन में लिखी आ सकती है एग्जाम में या फिर सिंबल इक्वेशन में लिखी आ सकती है। ठीक है, अब रूल्स भी तो होते हैं ना किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी चीज़ को लिखने के लिए। ठीक है बेटा, तो रूल्स पढ़ने जा रहे हैं हम केमिकल इक्वेशन के। फर्स्ट रूल है, देखिए आपको इतना तो समझ में आ गया कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द सब्सटेंसेस टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स,
है ना, यानी कि वो सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसे आप क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे, और उसे आप एरो के लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं हमेशा। ठीक है, ये बात माइंड में ध्यान रखनी है कि जो आप रिएक्टेंट ले रहे हो वो एरो के हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे। एंड सेकंड पॉइंट सेम ही है, बस यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट को आप हमेशा राइट साइड पे लिखोगे एरो के। ठीक है, अ प्लस साइन इज पुट बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इफ देयर नंबर इज 2 और मोर। अगर रिएक्टेंट एक से ज़्यादा है तो उसके बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, अगर प्रोडक्ट एक से ज़्यादा है तो उसके बीच में हम प्लस का साइन लगाएंगे। An arrow is put between the reactants and products. The arrow shows the direction in which the reaction proceed. यानी कि अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हमें क्या लगाना है, एरो पुट करना है, और एरो क्या करता है, रिएक्शन के प्रोसीड होने की डायरेक्शन को शो करता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है या फिर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एरो भी दो टाइप के होते हैं। एक एरो तो यहाँ पर ये बना हुआ है, ठीक है, एक तो हम ये वाला एरो यूज़ करते हैं फॉरवर्ड के लिए, और जब भी हमें रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करना होता है तब हम उसके लिए ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन दी हुई है, लाइक कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म। अब देखिए ये जो एरो है ना, इसको हम क्या पढ़ते हैं बेटा, टू फॉर्म पढ़ते हैं। ठीक है, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत ही इजी सा एग्जाम्पल था। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। इन एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन आर नॉट इक्वल। यानी कि लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट के जितने एटम हैं उतने राइट साइड पे प्रोडक्ट के एटम नहीं हैं। इसे आप क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे, या फिर बच्चों इसे आप स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, स्केलेटल इक्वेशन भी कह सकते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नीशियम की रिएक्शन, यानी कि मैग्नीशियम रिबन लिया है आपने, मैग्नीशियम रिबन को आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर दिया, जला दिया उसको। ठीक है, अब मैग्नीशियम को आपने बर्न कर दिया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, लेकिन हमारे पास लेफ्ट साइड पर 3 एटम्स है, 2 एटम यहाँ पे ऑक्सीजन के हैं और 1 एटम मैग्नीशियम का है। लेकिन राइट हैंड साइड पे जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें सिर्फ 2 ही एटम है, मैग्नीशियम का 1 एटम है और ऑक्सीजन का भी 1 ही एटम है। अब देखिए यहाँ पर एक तराजू की हेल्प से आपको एक्सप्लेन किया गया है कि लेफ्ट साइड जो रिएक्टेंट साइड है वहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट। जैसे कि आप मार्केट में सब्ज़ी खरीदने जाते हैं तो जो सब्ज़ी वाले अंकल होते हैं वो क्या करते हैं, सब्ज़ी तोल कर देते हैं, है ना, उसको मेजर करके देते हैं ना। तो मान लीजिए कि आपको आधा किलो सब्ज़ी चाहिए तो वो क्या करते हैं, वेट रख देते हैं वहाँ पे 500 ग्राम्स का। ठीक है, तो यानी कि मेजर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तराजू का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बैलेंस नहीं हो रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा है तो फिर हम क्या बोलेंगे कि नहीं यहाँ पर तो ये रिएक्शन गलत है, ये एक स्केलेटल इक्वेशन है, यानी कि सिर्फ ये इक्वेशन का एक आपने ढांचा बना के रख दिया और यहाँ पर आप कोई भी एटम को गायब नहीं कर सकते हो। भाई इजी सी बात है कि अगर आप केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हो यानी कि आप किसी सब्सटेंस को गायब नहीं कर सकते हो वहाँ से। अगर आपके पास लेफ्ट साइड पे 3 एटम है तो राइट साइड पे भी 3 ही एटम होने चाहिए। अगर आपके पास लेफ्ट साइड पे 4 एटम है तो राइट साइड पे भी 4 ही एटम होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए बैलेंस्ड इक्वेशन। अब जो हमने अभी अभी केमिकल रिएक्शन लिखी है हम उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट और राइट साइड पर दोनों साइड पर नंबर ऑफ एटम्स हमेशा इक्वल होते हैं, हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस से बर्न किया है तो यहाँ पर 2 मैग्नीशियम लिए हैं आपने, 2 एटम मैग्नीशियम के लिए हैं, 2 एटम आपने ऑक्सीजन के लिए हैं और यहाँ पर हमारे पास
मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 टाइम्स बन रहा है, यानी कि 2 मोल है यहाँ पे आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड के, यानी कि टोटल लेफ्ट साइड पर भी 4 एटम है और राइट साइड पर भी 4 ही एटम है। ठीक है, अब जो ये तराजू वाला इमेज है इसमें ये बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया मतलब यहाँ पे लेफ्ट साइड पर इक्वल डिस्टेंस में ये आ रहा है और राइट साइड पर भी इक्वल डिस्टेंस में आ रहा है, यानी कि लेफ्ट साइड पर भी 4 एटम है और राइट साइड पर भी 4 ही एटम है, यानी कि रिएक्शन बैलेंस हो गई है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर कि हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। मैंने अभी बताया आपको कि लेफ्ट साइड पे भी उतने ही एटम होने चाहिए जितने राइट साइड पे होने चाहिए। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है? The number of atoms of element on both sides of equation should be equal, यानी कि दोनों साइड पे नंबर हमें इक्वल रखने चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ना तो आप केमिकल रिएक्शन में मास को क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और वैसी बात है, जब आप रिएक्टेंट 4 ले रहे हो तो आप एक एटम गायब कैसे कर सकते हो? मतलब मान लो आपने 4 एटम्स लिए हैं किसी भी रिएक्टेंट के, 2 रिएक्टेंट है आपके पास, 2-2 एटम लिए हैं आपने। ठीक है, तो आप एक एटम गायब कैसे कर सकते हो केमिकल रिएक्शन में, है ना? यानी कि लेफ्ट साइड पे भी उतने ही एटम होने चाहिए जितने राइट साइड पे होते हैं। अब इसका एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको? एलपीजी गैस देखने को मिल रही है। ठीक है, अब चलिए एक लाइव एग्जांपल से समझते हैं, एलपीजी गैस वाले एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, अब मान लीजिए कि मम्मा आपकी किचन में खाना पका रही है। ठीक है, खाना तो डेली बनता है ना सबके घर में। ओके, तो मम्मा ने एलपीजी गैस पर खाना पकाया। बिल्कुल डेली ऐसे ही बनता है हमारे घर में खाना, है ना? तो जैसे ही मम्मा एलपीजी गैस पर खाना बनाएंगी तो एलपीजी गैस बर्न होगी। ऑब्वियस सी बात है, एलपीजी गैस बर्न होगी तभी तो हीट जनरेट होगी, तभी तो फूड कुक होगा, राइट, है ना? तो एलपीजी गैस का जो मेन कंपोनेंट होता है एलपीजी, वो होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ब्यूटेन को बर्न करके दिखा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर C4H10 क्या है? ब्यूटेन है। और ब्यूटेन किसका कंपोनेंट है? एलपीजी गैस का कंपोनेंट है। और एलपीजी गैस में ये ब्लू फ्लेम हमें क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इस ब्यूटेन का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीट कंबशन हो जाता है, यानी कि ये पूरी तरीके से बर्न हो जाता है। और क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, वाटर वेपर प्रोड्यूस करता है, साथ ही में बहुत सारी हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और जो हीट प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से हमारा खाना कुक हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था। अब इसमें देखिए लेफ्ट साइड पर हमारे पास C4H10 फॉर्मूला है ब्यूटेन का। तो ब्यूटेन हमारे पास 2 टाइम्स है, यानी कि 2 मोल हैं आपके पास इसके। ठीक है, और ऑक्सीजन हमने यहाँ पे 13 मोल्स लिए हैं, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड 8 मोल्स लिए हैं और वाटर के 10 मोल्स लिए हैं। यानी कि केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरीके से थी, C4H10 प्लस O2, यहाँ पर मिल रहा है आपको CO2 प्लस H2O प्लस हीट। ठीक है, केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरीके से थी। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आप देखिए, लेफ्ट साइड पर अगर हम 2 पुट करते हैं, अगर सपोज मैंने यहाँ पे 2 पुट कर दिया तो कार्बन मेरे पास यहाँ पे 8 है, तो राइट साइड पर भी मुझे 8 ही कार्बन बनाने हैं। अगर हाइड्रोजन 20 है तो राइट साइड पर भी मुझे 20 बनाने हैं। तो यहाँ पे 2 पहले से लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे 10 पुट कर दूंगी। ठीक है, अब अगर राइट साइड पे अगर आपके पास ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 16 ऑक्सीजन यहाँ पे, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ऑक्सीजन आपके यहाँ पर है। और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हैं आपके? 10 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 16 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 10 ऑक्सीजन है, तो कितने हो गए राइट साइड पे? 26 हो गए। तो लेफ्ट साइड पे भी कितने होने चाहिए? 26 होने चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा नंबर अप्लाई करूँ कि 26 हो जाए? तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया
13, ठीक है, ऐसे बैलेंस हुई है ये केमिकल रिएक्शन। चलिए कुछ और एग्जांपल्स की हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ स्टेप बाय स्टेप कि केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। ये लॉन्ग मेथड है, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो भी आप केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना चाहते हैं उसके अराउंड आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं। बहुत ही इजी सी एग्जांपल है यहाँ पे कि यहाँ पे मीथेन गैस को मैंने बर्न किया है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, वाटर वेपर प्रोड्यूस हो रही है, साथ में यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कर लेना है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उन्हें काउंट करके लिख दीजिए, और राइट हैंड साइड पे जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उन्हें काउंट करके लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे कार्बन कितना है लेफ्ट हैंड साइड पे 1, तो मैंने लिखा 1, ठीक है। राइट हैंड साइड पे कार्बन कितना है 1, तो मैंने लिख दिया 1, ठीक है। अब हाइड्रोजन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं 4, और राइट हैंड साइड पे कितने हैं ओनली 2। इसका मतलब हमें यहाँ पता चल गया कि हमें हाइड्रोजन को तो बैलेंस करना है क्योंकि यहाँ पर भी हमें 4 ही एटम चाहिए, ठीक है। अब ऑक्सीजन के मेरे पास यहाँ पे 2 एटम है, लेकिन ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड पे मेरे पास 3 एटम है, 2 एटम यहाँ पर है, 1 एटम यहाँ पर है, ठीक है। चलिए, चूज द कंपाउंड विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स। आपको ऐसा कंपाउंड चूज करना है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हो। देन चूज वन एलिमेंट, और फिर आपको एक एलिमेंट चूज करना है एंड ट्राई टू बैलेंस द रिएक्शन बाय मल्टीप्लाइंग द कंपाउंड विद द एप्रोप्रिएट नंबर। यानी कि आपको ट्राई कर करके देखना है, आपको मल्टीप्लाई कर करके देखना है कि कौन सा नंबर एप्रोप्रिएट रहेगा। जैसे मैंने लिया हाइड्रोजन का एटम, अब मुझे हाइड्रोजन के एटम को बैलेंस करना था, तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास 4 एटम थे और राइट हैंड साइड पे मेरे पास सिर्फ 2 एटम थे H2O में, है ना। ये जो 2 एटम्स थे मेरे पास ये H2O में थे, वाटर में थे, ठीक है ना। अब अगर मैं इस H2O के बाहर 2 लिख दूंगी तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। यानी कि दोनों साइड्स पे हाइड्रोजन के एटम्स आपके बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से लिख दिया हमने, यहाँ पे 2 पुट कर दिया। रिपीट द स्टेप 3 अंटिल कंप्लीट रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड। आपको ये प्रोसेस तब तक करना है, थर्ड वाली स्टेप तब तक आपको अप्लाई करनी है जब तक कि आपकी पूरी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती। तो हमारा ऑक्सीजन भी अनबैलेंस्ड था, इसलिए हमने क्या किया कि देखिए अब ऑक्सीजन यहाँ पे सिर्फ 2 है और यहाँ पे हमारे पास 3 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास ओनली 2 है और राइट हैंड साइड पर कितने हो गए, देखिए 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पे हैं, तो टोटल कितने हो गए ऑक्सीजन, 4 हो गए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड पे 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कहाँ पे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, हम ऑक्सीजन में, O2 के बाहर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए लगाए हैं ताकि आप फॉर्मूला में कोई चेंज ना करो। अगर आप फॉर्मूला चेंज कर दोगे तो केमिकल रिएक्शन ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे CH4 की रिएक्शन जब आपने O2 के साथ कराई थी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई थी, वाटर वेपर रिलीज हुई थी, साथ में यहाँ पे हीट रिलीज हुई थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने 2 अप्लाई कर दिया तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, और यहाँ पे 2 अप्लाई किया था तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। लास्ट स्टेप में, 5th स्टेप में हम देखते हैं, नाउ again count the number of atoms. If atoms are equal then our reaction is balanced. अगर आप नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल कर रहे हो और आपने एटम्स को काउंट करके देखा, दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है, इसका मतलब आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हो, हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हो, बिल्कुल, ठीक है। तो आपने ये काउंट करके देख लिया, लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे सारे एटम्स इक्वल थे तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया और फिर उसकी लास्ट में फिजिकल स्टेट मेंशन कर दी। अब आप स्क्वायर ब्रैकेट्स हटा सकते हैं क्योंकि आप बैलेंस को रिएक्शन को बैलेंस कर चुके हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे CH4 मीथेन
मीथेन एक गैस है, मीथेन एक नेचुरल गैस है जो कि CNG का कंपोनेंट है। यस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो कि व्हीकल्स के लिए आप यूज़ करते हो, उसका कंपोनेंट है CH4। और जब आप CH4 को ऑक्सीजन की प्रेजेंस से बर्न करोगे तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी और वाटर वेपर प्रोड्यूस होगी, इसलिए इसको हमने गैसियस लिया है। साथ ही यहाँ पर हीट भी प्रोड्यूस होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल्स ऑफ बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम वाइट कलर के लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो येलो में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए येलो कलर का सब्सटेंस बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो येलो कलर का सब्सटेंस बना है वो क्या है, लेड नाइट्रेट बना है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे ये हीट होगा तो ये किस में कन्वर्ट होता चला जाएगा, सारा वाइट कलर का लेड नाइट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, येलो कलर के लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गैस इवॉल्व हो रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो इवॉल्व हो रही है यहाँ पे इसके फ्यूम्स बन रहे हैं जो कि कैसे कलर के हैं, ब्राउन कलर के हैं। कैसे कलर के फ्यूम्स बन रहे हैं, यहाँ पे ब्राउन कलर के फ्यूम्स बन रहे हैं। ठीक है, अब रिएक्शन से समझते हैं इसे हम। लेड नाइट्रेट हमने लिया था, ओके, लेड नाइट्रेट कैसा था, वाइट कलर का था। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे हीट प्रोवाइड की, यानी कि मैंने इसको एनर्जी प्रोवाइड की, हीट प्रोवाइड की, तो ये किस में डिकम्पोज हो गया बेटा, ये डिकम्पोज हो गया येलो कलर के लेड ऑक्साइड में। ठीक है, अब येलो कलर के लेड ऑक्साइड में ये डिकम्पोज हो गया और कैसे कलर की यहाँ पे गैस इवॉल्व हुई, ब्राउन कलर के यहाँ पे फ्यूम्स बने। ठीक है, क्या बन गए, ब्राउन कलर के फ्यूम्स बने और साथ ही क्या रिलीज हुई, ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर है कि येलो कलर का सब्सटेंस बन रहा है जब आप हीट कर रहे हो, यानी कि कलर चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब हमें इसको बैलेंस करना है। देखिए लेफ्ट साइड पे हमारे पास Pb 1 टाइम है, राइट साइड पर भी Pb 1 टाइम है, यानी कि पहले हमें मेटल्स को बैलेंस करना होता है, फिर नॉन मेटल्स को बैलेंस करना होता है, फिर उसके बाद हम हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 3 to the 6, यानी कि ऑक्सीजन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर है 6 एंड राइट हैंड साइड पर कितने ऑक्सीजन है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पे, यानी कि टोटल 5 ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर है। अगर मैं 6 बनाना चाहती हूँ यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे 2 पुट करना पड़ेगा। तो अब ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पर भी कितने हो जाएंगे, 6 ही हो जाएंगे। ठीक है, अब लेकिन जो लेड है Pb वो अनबैलेंस्ड हो गया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एक ही लेड है और राइट हैंड साइड पे हमारे पास 2 लेड के एटम्स है, तो हमें यहाँ पे 2 पुट करना पड़ेगा। अब जैसे ही हम वहाँ पर 2 पुट करेंगे तो ये चीज़ डबल हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी क्योंकि हमने वहाँ 2 पुट किया है। तो ऑक्सीजन के हमारे पास कितने एटम आ जाएंगे, 12 एटम आ जाएंगे। इतना क्लियर है सबको। अब इस साइड भी हमें ऑक्सीजन के कितने एटम चाहिए, 12 एटम चाहिए। और लेफ्ट हैंड साइड पर जैसे ही आपने 2 पुट किया तो नाइट्रोजन 2 2 4 हो गया। देखिए यहाँ पे होल ट्वाइस लगा हुआ है ना, होल ट्वाइस, देखो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है NO3 होल ट्वाइस। होल ट्वाइस का मतलब क्या है, नाइट्रोजन 2 टाइम्स है और वहाँ आगे भी आपने 2 पुट कर दिया, यानी कि ये वाला जो 2 है ये इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, नाइट्रोजन 4 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे हमें कितना पुट करना चाहिए, 4 पुट करना चाहिए। ठीक है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, 4 एटम्स है नाइट्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पर भी अब कितने एटम्स हैं, 4 है। ऑक्सीजन 12 है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे भी हमें 12 ही चाहिए। इसको काउंट कर लेते हैं। देखिए 2 एटम्स तो यहाँ पर है। ऑक्सीजन के एटम कितने हैं बेटा हमारे पास, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 एटम्स है ऑक्सीजन के और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम है, यहाँ पर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 ऑक्सीजन आपके पास NO2 में है।
ठीक है, यानी कि यहाँ पे 4 लगा हुआ है, 4 NO2 में आपके पास 8 ऑक्सीजन है और O2 में आपके पास कितने ऑक्सीजन है 2, तो यहाँ पे ये टोटल कितना हो गया 12 ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीजन के कितने आइटम हो गए यहाँ पे भी 12 और यहाँ पे भी 12, यानी कि ये केमिकल रिएक्शन अब बैलेंस्ड है। चलिए, अब मैंने आपको बताया था कि एग्जामिनर या तो आपको डायरेक्ट इस तरीके से इक्वेशन की फॉर्म में लिख कर देगा या फिर वो आपको वर्ड इक्वेशन लिख के देगा। दो ही तरीके से एग्जामिनर पूछेगा केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, या तो वर्ड इक्वेशन को बैलेंस करो, उसकी केमिकल इक्वेशन लिखो, या फिर इस तरीके से डायरेक्ट ही सिंबल इक्वेशन दे देगा और उसको बैलेंस करना होगा। तो ये आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा, इसमें आपको कंपाउंड्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कंपाउंड पहले से लिखे हुए हैं, आपको सिर्फ इसे बैलेंस करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे बैलेंसिंग कैसे करते हैं। नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हमने कराई है। नाइट्रिक एसिड एक एसिड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो एसिड की रिएक्शन बेस से कराएंगे तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। ये हम आगे पढ़ेंगे आगे वाले लेक्चर्स में। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड क्या है, HNO3 है, और यहाँ पे क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CaOH होल ट्वाइस। क्लियर है सबको इतना। रिएक्ट करके क्या बना यहाँ पे, सॉल्ट बना, इसको आप क्या कहोगे, सॉल्ट कहोगे, और ये क्या है हमारा, वाटर है। ठीक है, तो अब सॉल्ट क्या बना है यहाँ पे, सॉल्ट क्या बना, कैल्शियम नाइट्रेट बना है, CaNO3। नाइट्रेट का तो सबको पता है ना कि NO3 क्या होता है, नाइट्रेट होता है, क्योंकि अभी अभी हमने एक एग्जांपल देखा था PbNO3 का। ठीक है, तो वो क्या था, लेड नाइट्रेट था, और यहाँ पे क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट है। अब इसको हमें बैलेंस करना है। देखिए यहाँ पे नाइट्रेट हमारे पास होल ट्वाइस है, यानी कि 2 टाइम्स है, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड नाइट्रेट कितने होने चाहिए, 2 टाइम्स होने चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। अब जैसे ही आपने वहाँ पे 2 पुट किया तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, और जो यहाँ पे OH का होल ट्वाइस लिखा हुआ है, तो ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन ओनली 2 है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए। तो यहाँ पे कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, कैल्शियम 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यानी कि केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन में हमें NaOH मिला है जो कि एक बेस है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। जब बेस की रिएक्शन एसिड से कराएंगे तो फिर से ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें सोडियम सल्फेट बन रहा है जो कि एक सॉल्ट है, और वाटर रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सोडियम सल्फेट में Na के एटम्स कितने हैं, 2, Na कितने हैं यहाँ पे, 2 एटम्स है। ठीक है, तो अब सोडियम सल्फेट बन रहा है, तो यहाँ पे Na कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पे कितने हैं, 1 है। तो अब मैं इस रिएक्शन को दोबारा लिखती हूँ और हम इसे बैलेंस करना सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर Na कितना है, 1 है ओनली, तो यहाँ पे मुझे 2 पुट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे Na कितना है, 2 टाइम्स है। Na कितना था यहाँ पे, 2 टाइम्स था। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास H2O था। अब Na बैलेंस्ड हो चुका है क्योंकि यहाँ पे Na 2 टाइम है, यहाँ पर भी Na 2 टाइम है। ठीक,
अब हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 टाइम है, जबकि हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 ही टाइम है। बट ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 टाइम्स है, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन ओनली 1 टाइम है, तो हमें यहाँ पे 2 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 2 था, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, टोटल हाइड्रोजन 4 हो गए। यानी कि Na यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, हाइड्रोजन 4 है वहाँ पर, यहाँ पर भी 4 है, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। नेक्स्ट रिएक्शन पर आ जाते हैं। NaCl सॉल्ट, जो कॉमन सॉल्ट होता है, डेली आप यूज़ करते हैं, ठीक है, कॉमन सॉल्ट की रिएक्शन करवाई है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, ठीक। अब सिल्वर नाइट्रेट ने इसके साथ रिएक्ट करके बनाया है सोडियम नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड, है ना। इसको क्या कहेंगे आप, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई है यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन हुई है, क्लियर। अब प्रोडक्ट क्या बना है हमारे पास, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। NO3 का मतलब है नाइट्रेट, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट था, अब ये सोडियम नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और यहाँ पे बना है हमारे पास सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, ओके। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास सोडियम 1 टाइम है, राइट हैंड साइड पर भी हमारे पास सोडियम 1 ही टाइम है, नाइट्रेट 1 टाइम है, यहाँ पर भी 1 टाइम है, सिल्वर 1 टाइम है, यहाँ पर भी 1 टाइम है, और क्लोरीन भी 1 ही टाइम है, यानी कि ये रिएक्शन पहले से ही बैलेंस्ड है। चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन यानी कि आपको यहाँ पे वर्ड इक्वेशन लिख कर दी है। क्या लिखा है यहाँ पे, वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन। जब आप कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो क्या होगा, देखिए फर्स्ट रिएक्शन को हम सॉल्व करते हैं। कैल्शियम का सिंबल क्या होगा, Ca, ओके। हाइड्रोक्साइड के लिए हम क्या लिखते हैं, OH, और कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, तो होल ट्वाइस आ गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया, CaOH होल ट्वाइस, प्लस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला तो सभी को पता है, कितना होता है, CO2। ऐसे ही लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला, ओके। आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का सिंबल Ca, कार्बोनेट के लिए क्या लिखते हैं, CO3 लिखते हैं, और वाटर का तो सभी को पता है H2O। क्लियर है इतना सभी को, ओके। अब इसको हम बैलेंस करते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर कैल्शियम कितना है, 1 टाइम है, राइट हैंड साइड पर भी कैल्शियम 1 टाइम है। अब नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं। पहले कैल्शियम यानी कि मेटल को बैलेंस किया हमने, अब हम नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं। कार्बन नॉन मेटल है, कितना है, 1 एटम है, ओनली 1 ही एटम प्रेजेंट है लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पर भी ओनली 1 ही एटम प्रेजेंट है। क्लियर है इतना। ऑक्सीजन के 2 एटम यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे, तो टोटल ऑक्सीजन 4 है, और यहाँ पर भी कितने हैं, 4 है, 3 यहाँ पर है और 1 यहाँ पे, यानी कि ऑक्सीजन भी पहले से बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के यहाँ पर भी 2 एटम है, यानी कि ये केमिकल रिएक्शन पहले से ही बैलेंस्ड है, ठीक है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड रिएक्शन में क्या हो रहा है, जिंक मेटल की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराई है। जिंक का सिंबल तो सभी बच्चों को पता है, Zn, ओके स्टूडेंट्स। अब सिल्वर नाइट्रेट का, अभी हमने इससे पहले भी सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला देखा था प्रीवियस स्लाइड पर, AgNO3, कितना है, AgNO3। अब लिखेंगे जिंक नाइट्रेट, तो जिंक नाइट्रेट के लिए कैसे लिखेंगे, ZnNO3,
3 होल ट्वाइस, क्योंकि जिंक की वैलेंसी होती है +2। सिल्वर के लिए क्या लिखते हैं, Ag लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे नाइट्रेट को होल ट्वाइस किया है, इसका मतलब आपको पता चल गया नाइट्रेट हमें 2 टाइम्स लिखना है, तो यहाँ पर हम 2 पुट कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे आप 2 पुट करेंगे तो सिल्वर यानी कि जो मेटल है वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर भी 2 पुट करना है। ओके, जिंक यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पर भी 1 टाइम है, यानी कि अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में एल्यूमिनियम की रिएक्शन कॉपर क्लोराइड के साथ कराई है। एल्यूमिनियम मेटल की रिएक्शन कॉपर क्लोराइड, कॉपर का सिंबल Cu, क्लोराइड के लिए लिखेंगे Cl, वैलेंसी है कॉपर की 2, तो CuCl2। ओके, क्या बना यहाँ पे, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, बिकॉज द वैलेंसी ऑफ Al इज 3। ओके, और यहाँ पे क्या बन गया, कॉपर बन गया। ठीक, इतना क्लियर है सबको। एल्यूमिनियम ने कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया, कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाया, और कॉपर मेटल अलग हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन जो है वो 3 टाइम्स है, और लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है, क्लोरीन 2 टाइम्स है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूँ तो क्लोरीन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, और फिर यहाँ पे 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 बनाने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएंगे यहाँ पे क्लोरीन के एटम्स। बट जैसे ही मैंने यहाँ पे 3 पुट किया तो क्या हुआ, यहाँ पर कॉपर का जो एटम है वो भी 3 हो गए, तो राइट हैंड साइड पर भी मुझे कितना पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 पुट करना पड़ेगा। ओके, अब क्या बचा है, क्या अनबैलेंस्ड है, देखिए एल्यूमिनियम के मेरे पास कितने एटम है, यहाँ पे 2 एटम है, जबकि यहाँ पर सिर्फ एक ही एटम है, तो यहाँ पे हमें 2 पुट करना पड़ेगा। ओके, अब लास्ट केमिकल रिएक्शन को समझ लेते हैं। जो लास्ट केमिकल रिएक्शन है वो इम्पॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बेरियम क्लोराइड, बेरियम का सिंबल Ba, क्लोराइड के लिए आप लिखते हो Cl, बेरियम क्लोराइड के लिए क्या लिखोगे, Cl, BaCl2, क्योंकि बेरियम की वैलेंसी कितनी होती है, +2 होती है। ओके, अब जब बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन किससे करा रहे हो आप, पोटेशियम सल्फेट के साथ करा रहे हो, तो पोटेशियम का सिंबल K, और सल्फेट के लिए क्या लिखोगे, SO4, और सल्फेट की वैलेंसी 2, तो फॉर्मूला क्या बना बच्चों, K2SO4। ओके, अब जैसे ही बेरियम क्लोराइड ने रिएक्ट किया पोटेशियम सल्फेट के साथ, तो क्या बनाया, बेरियम सल्फेट BaSO4, क्योंकि बेरियम की वैलेंसी भी 2 है और सल्फेट की भी 2 है, तो वो डिवाइडेड बाय 2 होके कट हो गया। ओके, अब यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बन रहा है, पोटेशियम क्लोराइड KCl। अब देखिए बेरियम क्लोराइड ने रिएक्शन की थी किसके साथ, पोटेशियम सल्फेट के साथ, और क्या बनाया, बेरियम सल्फेट बनाया और पोटेशियम क्लोराइड बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर सल्फेट कितना है, 1 टाइम है, यहाँ पर भी सल्फेट 1 टाइम है, पोटेशियम यहाँ पे 2 टाइम्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 2 पुट करना पड़ेगा। बट हम जैसे ही यहाँ पे पोटेशियम के आगे 2 लगाएंगे तो क्लोरीन के एटम्स भी कितने हो जाएंगे, 2, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पर तो हमारे पास पहले से ही क्लोरीन के 2 ही एटम है, यानी कि क्लोरीन भी अब बैलेंस्ड हो चुका है, और बेरियम का 1 एटम है, यहाँ पर भी राइट हैंड साइड पर भी बेरियम का 1 ही एटम है। ओके स्टूडेंट्स, सभी को क्लियर है। चलिए आज का हमारा लेक्चर यही ख़त्म होता है, लेक्चर नंबर 1। ओके, तो इसके जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट जो आपका लेक्चर है उसमें कवर करेंगे। उसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और जो उसका नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन कीप रिवाइजिंग। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे मोशन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।
थैंक यू।